these topics we have covered already. So I am just moving to okay. In this numerical एक प्रॉब्लम आ गया था इस न्यूमेरिकल में, आपको याद हो तो क्या प्रॉब्लम आया था, कोई बताएगा? सर फोर्स नहीं पता था सर। हाँ, फोर्स का प्रॉब्लम आ गया था ना, इसमें फोर्स गिवन नहीं, टोटल एरिया से आ जाएगा सर, टोटल एरिया इनटू स्ट्रेस से आ जाएगा, है ना? यस सर। तो यहाँ पे फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब एक तरह का जुगाड़ ही है वो, है ना? तो फोर्स इज एरिया, ना? तो एरिया यहाँ पे आप कितना लेंगे? इस प्लेट, ये जो प्लेट है सेकंड नंबर की जो प्लेट है, इसकी हम मान लो सॉलिड प्लेट थिकनेस निकालें, सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, है ना? सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, तो सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, है ना? तो अब इस सॉलिड प्लेट का एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसकी जो विड्थ है वो तो 100 है, और इसकी थिकनेस को हम टी एज्यूम कर लें, तो एरिया इतना हो जाएगा 100 टाइम्स टी। और इस सॉलिड प्लेट में ये लोड परपेंडिकुलर है, so that's why the stress W will be sigma T. So this will be, this solid plate strength can be taken as the force. क्यों ले सकते हैं फोर्स के? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट इफिशियंसी हम कितनी मान रहे हैं? 100%। तो वेल्ड जॉइंट इफिशियंसी 100% का मतलब यही है कि सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वही वेल्ड की स्ट्रेंथ है ना? सो द फोर्स भी कैन बी कैलकुलेटेड बाय सॉलिड plate strength, है ना? I think T is given 10 millimeter, sigma T is also given 70 millimeter, T is also given 10 millimeter, so everything is given, so you can find T. बस इतना सा बताना था मुझे इस क्वेश्चन में, ये हम कर चुके हैं कल। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले जरा इंपॉर्टेंट होते हैं? L1y1 इक्वल टू L2y2 इंपॉर्टेंट होता है, और L इक्वल टू L1 प्लस L2 और P इक्वल टू TL टाउ। बस ये तीन फॉर्मूलों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसेंट्रिक लोडिंग पे हमने बात की थी, तो टोटल डायग्राम दो पार्ट में बट गया था। एक पार्ट था प्राइमरी शियर स्ट्रेस का, दूसरा पार्ट था सेकेंडरी शियर स्ट्रेस का, है ना? तो इसको और बेटर तरीके से इस डायग्राम में शो किया हुआ है। ये प्राइमरी स्ट्रेस का पार्ट है, द फिगर नंबर 8 is primary shear stress. It is uniformly distributed over the whole length of the weld. It is uniformly distributed over whole length of the weld, and this tau1 can be calculated by the total force divided by total area. है ना? In this case, the area is 2TL, because here the area is TL, here the area is TL. So this diagram is primary shear stress. Now this is the free body diagram for the secondary shear stress. So everywhere the line, then the perpendicular, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एरो लगे हुए हैं, this arrow, this arrow, this arrow, 4 arrows are there. They all are making the anti-clockwise movement at the center of gravity for the equilibrium. So this is the free body diagram, and in this free body diagram and in this particular example, let this is point A, this is B, this is C, this is D, and this is the center of gravity. So GA, GB, GC, GD are all are equal. GD, GC, GB, and GA all are equal, and it is equal to 25 root 2, है ना? 25 root 2. जब आप क्वेश्चन की ज्योमेट्री देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना? This is 25. And this is also 25, so this diagonal distance is 25 root 2. So here the value of R, R1, R2, R3, R4, है ना? Point A, B, C, D, all the points. So secondary shear stress is given by MT R over J. So MT H force into distance, it is common for all the points. It is common for all the points, no change. Here R is not changing. R is also 25 root 2 for each and every point. Point A ले लो, चाहे B ले लो, चाहे C ले लो, चाहे D ले लो, कोई भी point के लिए MT भी equal है, R भी equal है. Polar moment of inertia of the weld system
ये जे क्या है, पोलर मोमेंट इनर्शिया ऑफ द वेल्ड सिस्टम। तो इस जे को हमने कल डाटा बुक से निकाला था, आप किसी को फॉर्मूला याद है क्या? क्या था, बी क्यूब प्लस 3bd स्क्वायर डिवाइडेड बाई, याद आ रहा है कुछ? 6 yes ये फॉर्मूला था, है ना। इसमें मुझे एक बात और आपको बतानी है कि इस फॉर्मूले में जो आपको डाटा बुक से मिला, इसमें आपको टी से मल्टीप्लाई और करना है। जब आप डाटा बुक देखेंगे, कल हमने जहां पर भी डाटा बुक देखी है, उस टेबल के जस्ट नीचे एक रिमार्क लिखा हुआ है कि इन सभी फॉर्मूलाज में आपको थ्रोट से मल्टीप्लाई करना है, तब वो फाइनल फॉर्मूला बनेगा। तो कल हमारा ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 50 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई टी। जरा से सॉल्व कर दीजिए, कितना आता है? सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है। फिफ्टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, 50 क्यूब इंटू 4/6 हो जाएगा। तो 50 पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 83.33 आ रहा है मेरा। आपका कितना आ रहा है? 83,330 हाँ सर 0.33। सही यही आ रहा है 83,333.33 ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, बताओ। कि सारा कुछ मिलीमीटर में है, तो ये मिलीमीटर पावर क्यूब और उसमें टी से मल्टीप्लाई और हो गया, मिलीमीटर पावर 4, है ना। जो डाटा बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है विदाउट टी के जो फॉर्मूला दिया है, दैट इज इन यूनिट मिलीमीटर क्यूब। ये और डाटा बुक में नीचे रिमार्क लिखा हुआ है कि आपको टी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इतना हमारा जे हो गया। अब टॉ2 का फॉर्मूला हमारा क्या है, mtr/j। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। जे का वैल्यू हमारा आ गया 83,333.33 टी। mt हमारा कितना है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन की ज्योमेट्री में mt हमारा कितना है, 7.5 10 टू द पावर 3, ये न्यूटन में हो गया, इनटू इसेंट्रिसिटी कल हमने कैलकुलेट की थी 100 प्लस हाफ ऑफ 50 यानी कि 125। तो ये हमारा क्या है, mt, फोर्स इनटू डिस्टेंस। दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है। तो अब हमारा सेकेंडरी शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टॉ2 इक्वल टू mt। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है ये 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 125, बताइए कितना आ रहा है। $7500 इंटू 125 कितना आ रहा है बताइए, 937500 यस। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूँ 937500 मल्टीप्लाइड बाई आर। अब आर का वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम है, तो आर की वैल्यू 25√2 है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाई 25√2 डिवाइडेड बाई जे हमारा आया था 83,333.33 इंटू टी। इसको सॉल्व कर दीजिए, इंटू 25√2 डिवाइडेड बाय 83,333.33। How much is coming? 397.74 divided by t। या 747, तो उसको 75 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं 397.475 है, तो 48 कर देते हैं डिवाइडेड बाई टी। ये हमारा सेकेंडरी शियर स्ट्रेस हो गया। प्राइमरी शियर स्ट्रेस हमारा कितना आया था, फोर्स हमारा था 7500 और हमारा एरिया था कितना, 50t यहाँ पे था, 50t यहाँ पे था, यानी 100t। तो ये हमारा आया था 75/t। ठीक है। तो टॉ1 की वैल्यू 75/t, टॉ2 की वैल्यू 397.48t। इतना क्लियर है, टॉ1 और टॉ2 तक क्लियर है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए
देखो हर पॉइंट पे टॉ वन भी सेम है, हर पॉइंट पे टॉ टू भी सेम है, तो जो रिजल्टेंट है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट टॉ वन स्क्वायर प्लस टॉ टू स्क्वायर प्लस 2 टॉ वन टॉ टू कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना, थीटा। अब थीटा जहां पर सबसे कम हो वही पॉइंट हमारा हेवीली लोडेड पॉइंट हो जाएगा वेल्ड का, वेल्ड के अंदर। तो बस हम ये फाइंड कर लें कि थीटा कहां पर मिनिमम है। तो इस डायग्राम में देखिए थीटा के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ देखिए थीटा किस में मिनिमम है। तो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए बात करते हैं ना। तो ए पॉइंट पर मैं जरा सा इसकी इंक क्लियर कर लूं। अब देखिए ए पॉइंट पर प्राइमरी शियर स्ट्रेस ऐसे एक्ट करेगा, तो टॉ वन और टॉ टू के बीच में एंगल ये हुआ, सो दिस इज थीटा ए। अब बी पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, दैट दिस इज द बी पॉइंट। यहां पर प्राइमरी शियर स्ट्रेस इस प्रकार होगा, दिस इज टॉ वन, सो दिस इज योर थीटा टू। थर्ड केस में यदि बात करें तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस इस प्रकार होगा, टॉ वन और टॉ टू के बीच का जो एंगल है वो थीटा थ्री है ना, थीटा वन बोल रहे हैं इसे, थीटा एक की जगह, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री। तो आप नेचुरली देखें कि थीटा थ्री थीटा टू से ज्यादा है, तो हम इस वाले पॉइंट को तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा ज्यादा है तो यहाँ पर रिजल्टेंट कम आएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हेवीली लोडेड नहीं है, ठीक है। तो डोंट कैलकुलेट द रिजल्टेंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमें पहले से ही पता लग गया कि थीटा यहाँ ज्यादा है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पर टॉ वन की डायरेक्शन ये होगी, टॉ वन और टॉ टू के बीच में ये थीटा फोर होगा, तो थीटा फोर भी थीटा टू और थीटा वन से ज्यादा है, तो इस पॉइंट पर भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर there is no need of calculation. This is point C, this is point D. अब बचे A और B। अब A और B में दोनों ही मतलब बराबर से लग रहे हैं फिलहाल, तो जरा सा इस एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखो एंगल यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बनाओ, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लगाओ, ऐसे ट्राइंगल बनाना है आपको, है ना। ट्राइंगल इधर भी बना सकते हो, ट्राइंगल इधर भी बना सकते हो, दोनों तरफ से जिधर से भी आपका काम बन जाए। इधर इधर भी ट्राइंगल बन सकता है, इधर भी ट्राइंगल बन सकता है, राइट। अब देखिए ये थीटा ए है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा ए हो गया कि नहीं हो गया, 90 माइनस थीटा ए हो गया, 90 में से माइनस कर दिया। अब देखिए जब ये 90 माइनस थीटा ए, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा ए, क्योंकि फिर 90 में से माइनस कर दिया, 90 माइनस थीटा ए, 90 90 कैंसिल आउट, तो थीटा ए तो बचा केवल, तो ये एंगल थीटा ए। अब ये एंगल इस ट्राइंगल से बड़े आराम से निकल जाएगा। ये वैल्यू कितनी है 25, ये वैल्यू कितनी है 25, 25 बाई 25 तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपका थीटा ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब थीटा बी की बात करें, थीटा बी का एंगल निकालने के लिए आप यहाँ पे फिर से ऐसे ट्राइंगल बना लो, है ना। मान लो आपका ये ट्राइंगल बन गया, यही डायरेक्शन है, इधर भी ट्राइंगल बन सकता है, इधर भी, दो ही तरफ ट्राइंगल बना लिया। अब ये एंगल थीटा टू है, तो जब ये एंगल थीटा टू है तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा टू, और जब ये 90 माइनस थीटा टू हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो गया थीटा टू। ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब ये 90 माइनस थीटा टू है तो थर्ड एंगल कितना हो गया थीटा टू, ये 90 है। तो अब इसी ट्राइंगल से आप इस थीटा टू को भी निकाल सकते हैं, तो ये थीटा टू भी कितना आएगा 25 डिवाइड बाई 25, ये भी 45 आएगा। तो आपके केस में दोनों एंगल 45 आए, थीटा वन भी 45, थीटा टू भी 45, ठीक है। जब दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों ही पॉइंट इक्वली हेवीली लोडेड है, दोनों ही पॉइंट इक्वली हेवीली लोडेड है। आप किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम पॉइंट ए को लेकर के आगे बढ़े, ठीक है। पॉइंट ए इज हेवीली लोडेड, पॉइंट बी इज आल्सो इक्वली हेवीली लोडेड, बट वी आर कंसीडरिंग पॉइंट ए। अब यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट टॉ वन स्क्वायर, अब टॉ वन की वैल्यू क्या थी 75 बाई टी होल स्क्वायर, टॉ टू की वैल्यू क्या आई थी हमारी, टॉ टू बताइए कितना आया था 397 कुछ आया था, कितना आया था आप लोग को याद हो तो बताओ, 397.75 आया था, है ना, 396.48 396.48 है।
जो भी आया था, ठीक है, 396.28 होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 into tau 1 75 by t into tau 2 396.48 divided by t cos of 45, क्योंकि हमारा एंगल कितना आया है 45। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, और ये वैल्यू जो है हमारी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू गिवन इज 100, तो बस इस वाली इक्वेशन को 100 के इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि ये जो मैक्सिमम रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस है हेवली पॉइंट पे वो 100 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो फॉर द सेफ डिजाइन, इसलिए इसको 100 से इक्वल किया। अब इस पूरे इक्वेशन में केवल t अननोन है, सो यू कैन फाइंड t। सॉल्व कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है। टी स्क्वायर तो t कॉम बाहर निकल जाएगा, है ना, तो एक तरह से ये हो जाएगा 100, मैं ये लिख सकता हूँ 100। 2.19 आ रहा है, 2.19। अच्छा, आपने सॉल्व कर लिया, गुड। यस सर। तो ठीक है, जो भी आ रहा हो तो आप इसे जस्ट सॉल्व करिए, नीचे t हो जाएगा, बाकी तो स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस और रूट करना है, बस जो भी आएगा तो t निकल जाएगा फाइनली आपका। तो आपका बताइए आंसर क्या आया, t इक्वल टू 2.19 mm आ गया, ठीक है। अब h क्या हो जाएगा, h क्या होता है t√2, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई और कर दो, कितना आ जाएगा बोलो। 3.104। 3.104। अब इसको राउंड ऑफ करके 4 mm कर दो, तो आपका जो लेग ऑफ द वेल्ड है, साइज ऑफ द वेल्ड है, वो कितना हो गया 4 mm। योर आंसर इज 4 mm। एग्जाम में आप पॉइंट में भी आंसर दे देंगे ना 3.104, तब भी आपका आंसर सही मान लिया जाएगा, ठीक है, नो इश्यू। तो ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया। कल हमने थोड़ा सा इसको फ्लो में ले लिया था, टाइम कम की वजह से कुछ पॉइंट समझाने जरूरी थे इसमें, वो अभी हमारे डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। इसेंट्रिक लोडिंग को एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं, क्या स्टेप है। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करो, उसके बाद प्राइमरी शियर स्ट्रेस फाइंड करो, फिर सेकेंडरी शियर स्ट्रेस फाइंड करो, फिर रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस निकालो, और उस रिजल्टेंट को परमिसिबल स्ट्रेस के इक्वल कर दो। रिजल्टेंट स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस, है ना। बस इतना करने से आपकी अननोन डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। So this is the procedure for eccentric loading in the plane of the weld, ठीक है, eccentric loading in the plane of the weld। So चलिए, इस टॉपिक कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। चलिए, तो वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी पैरेलल है, ये आपका फिलेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइड व्यू में, ये आपका फोर्स आ रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मूवमेंट निकल जाएगा। तो अब इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहला प्रोसीजर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पता करना ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां भी होगा यहाँ है। सबसे पहले आपको निकालना है प्राइमरी शियर स्ट्रेस, इसमें भी प्राइमरी शियर स्ट्रेस निकलेगा, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इस पूरी वेल्ड लेंथ में प्राइमरी शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे यूनिफॉर्मली, जैसे पहले डेवलप हो गए थे, यहाँ पर भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो मैं एरोज दिखा रहा हूँ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमरी शियर स्ट्रेस τ1 का है। तो τ1 क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स P है, एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस लाइन, एरिया ऑफ दिस लाइन। दो तरफ वेल्डिंग है तो दोनों का ऐड करेंगे, तीन तरफ वेल्डिंग है सी शेप में, तीनों का ऐड करेंगे, चारों तरफ वेल्डिंग है, चारों का एरिया ऐड करेंगे, जैसी भी ज्योमेट्री होगी, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वेल्ड का एरिया क्या हो जाएगा TL, सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा TL, तो P/2TL। तो स्टेप इज सेम, जैसा पहले था वैसा ही है, नो चेंज। प्राइमरी शियर स्ट्रेस की कैलकुलेशन में देयर इज नो चेंज, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी शियर स्ट्रेस डेवलप होता ही नहीं है, यहाँ पर डेवलप होता है बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। जब बेंडिंग मूवमेंट है तो यहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस ही कैलकुलेट करना है, और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, My डिवाइडेड बाई I, बेंडिंग इक्वेशन से। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है M डिवाइडेड बाई I/Y, और फिर इसको लिखा जा सकता है M/Z। Z क्या है, सेक्शन मॉडुलस,
है ना, Z is the section modulus, it is the ratio of the inertia and distance y, तो m by z। अब देखो m कैसे निकालोगे, बड़ा पहले की तरह फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू p है, डिस्टेंस की वैल्यू e है, m इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब z, बात नोट कर लीजिए माइक अपना, और z आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, z सेक्शन मॉडुलस है, तो इसके लिए आप डाटा बुक टेबल रेफर करेंगे, डाटा बुक टेबल। जैसे पहले वाले केस में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपने डाटा बुक रेफर की थी, JW, J का मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, W फॉर वेल्ड, सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द वेल्ड सिस्टम, JW का पूरा मतलब ये है। अब यहाँ पे Z की जगह आप ZW लिख सकते हैं, तो ZW का मतलब है सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड सिस्टम, सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड सिस्टम। तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड सिस्टम भी आपको डाटा बुक से मिलेगा। डाटा बुक में क्या करना होगा, आपको सेक्शन मॉडुलस वाली टेबल में ये ज्योमेट्री को मैच कराना पड़ेगा, है ना। यदि यहाँ पे जैसे दो जगह वेल्डिंग है तो ज्योमेट्री मैच कराइए, ज्योमेट्री मैच कराते ही आपको Z का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, उस Z के फॉर्मूले से आप Z कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेचर देखिए, प्राइमरी जो ये है ये तो शियर, इसका नेचर तो शियर है, और बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर जो होता है वो या तो टेंसाइल होता है या फिर वो कंप्रेसिव होता है। टॉप फाइबर पे यदि टेंसाइल है तो बॉटम फाइबर पे कंप्रेसिव, सिमिलर और वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो फिर इसमें रिजल्टेंट के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं कर सकते हम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जब ही यूज हो सकता है जब दोनों स्ट्रेसेस का नेचर सेम हो, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, तभी तो हम अंडर रूट टाउ 1 स्क्वायर प्लस टाउ 2 स्क्वायर और 2p cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट हियर द नेचर इज डिफरेंट। तो मान लीजिए कोई मैकेनिकल कंपोनेंट है, तो इस मैकेनिकल कंपोनेंट पे एक तो नॉर्मल स्ट्रेस काम कर रहा है सिग्मा बी, और एक आपका शियर स्ट्रेस काम कर रहा है टाउ 1। अब ये वाली सिचुएशन हो गई है वेल्ड सिस्टम पर। अब आप थ्योरीज ऑफ फेलियर ध्यान दीजिए, इस तरह के केस हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर में डिस्कस किए थे, है ना। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर में यहाँ पर दो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, अब वेल्ड मटेरियल जनरली डक्टाइल मटेरियल यूज होता है, इसलिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का हम ज्यादा यूज करते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन किसी पर भी बेस्ड हो सकता है, यदि क्वेश्चन में किसी थ्योरी का नाम मेंशन नहीं है तब तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, अन्यथा जो थ्योरी मेंशन है उससे सॉल्व करिए। तो देखिए अब तक हम क्या कर चुके हैं, हम टाउ 1 कैलकुलेट कर चुके हैं जिसका कि नेचर शियर है, हम सिग्मा भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका कि नेचर टेंसाइल है। ठीक है, तो इस केस में आपको रिजल्टेंट शियर यदि निकालना है, रिजल्टेंट शियर दिस विल बी गिवन बाय अंडर रूट सिग्मा b/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये फॉर्मूले में कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई पूछे कैसे आया ये, बताओ भाई। नहीं आया तो डिटेल में बताओ। डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, गुड, है ना। तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस विल बी गिवन बाय सिग्मा b/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी थ्योरी से हुआ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये हमारा रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आ गया। फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस को परमिसिबल शियर स्ट्रेस के इक्वल रखना होगा और अननोन डायमेंशन t को फाइंड कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से सॉल्व करना हो, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का फॉर्मूला होता है सिग्मा b/2 प्लस अंडर रूट सिग्मा b/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी MPST के हिसाब से ये फॉर्मूला है, MSST के हिसाब से ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें सिग्मा भी पता है, टाउ पता है, तो सिग्मा 1 निकल जाएगा। अब इस सिग्मा 1 को मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस के इक्वल रख करके हम अननोन डायमेंशन t को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ बोलिए क्वेश्चन। सर हम डिस्टॉर्शन यहाँ क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो तो बेस्ट रिजल्ट देती है ना। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं।
करने को मना नहीं है, लेकिन वो उसकी जो कैलकुलेशंस है ना, उसमें इलिप्स की वजह से सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ने साहब ने और कन्वर्ट करना बताया था ना कि वो टाउ को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स में, तो उससे तो कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ कर सकते हैं, 3 टाइम्स वाला जो मैंने बताया था सिग्मा यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस, हाँ तो कर सकते हैं। या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के रिजल्ट और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के रिजल्ट जो हैं, मान लो बहुत ही बाउंड्री लाइन केस है, बजट टाइट है, तो आप डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली वेल्डिंग मटेरियल में इलेक्ट्रोड वगैरह पे इतना बजट टाइट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई हम डिस्टॉर्शन एनर्जी की तरफ नहीं जाते हैं। मान ओके लो सर। आपने बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी करके एक दो इलेक्ट्रोड बचा भी लिया, तो डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ी बचत नहीं होती है उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइन हो रही है वो वेल्ड की डिजाइन हो रही है, न कि आपकी मटेरियल की डिजाइन हो रही है। ठीक है, करने को कर सकते हैं, नो इश्यू। ओके। ये हमारा वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू, अब इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और जरूरी है कि आप पहचान कैसे करेंगे कि ये बेंडिंग मोमेंट का केस है या प्लेन ऑफ उसका है। तो यदि आपको दो डायग्राम मिले, ठीक है, तो आप समझ जाना कि बेंडिंग मोमेंट का केस है। और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में देखो एक ही डायग्राम में सब कुछ दिखाया हुआ है ना। ये देखो फोर्स जो दिखाया गया है और वेल्डिंग जो दिखाई गई है, वेल्डिंग की लेंथ है ना, फोर्स और वेल्डिंग की लेंथ एक ही डायग्राम में है। और यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स और वेल्डिंग की लेंथ अलग अलग डायग्राम में शो है। तो इस तरह से कुछ बाइफर्केशन थोड़ा सा चेकिंग कर सकते हैं कि कौन सा केस है, डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ जाए। तो अब इस न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ब्रैकेट इज welded to the vertical column by means of two fillet welds as shown in figure, है ना। एक ये फिलेट है, एक ये फिलेट है, और ये डबल पैरेलल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्री से यहाँ पे हो गया, ये डिस्टेंस 100 दे रखी है आपको, इसेंट्रिसिटी भी 100 है ना। डिटरमिन द साइज ऑफ द वेल्ड, साइज ऑफ द वेल्ड मतलब वही आपको h निकालना है, लेग ऑफ द वेल्ड। इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड is limited to 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो परमिसिबल शियर स्ट्रेस दे रखा है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस तो नहीं दे रखा है। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस दे रखा है, तो कौन सी थ्योरी लगेगी, MSST थ्योरी लगानी है, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हम परमिसिबल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस के इक्वल कर देंगे, है ना। इन द वेल्ड इज लिमिटेड टू 70। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, टॉ1। टॉ1 कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, 10,000। एरिया बताओ कितना है, इस वेल्ड का एरिया बताइए। मान लीजिए इसकी लेंथ तो 50 दे रखी है आपको, और थ्रोट इसका टी हो गया, तो 50 इंटू टी, ये एरिया 50 टी, और ये वाला एरिया 50 टी, टोटल एरिया कितना हो गया, 100 टी। तो ये 100 बाई टी आपका मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर प्राइमरी शियर स्ट्रेस आ गया। ये पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट वाला कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट फोर्स अपॉन एरिया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय my over I। तो सबसे पहले तो m निकाल लेते हैं। अब m क्या होता है, फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी। फोर्स आपका 10,000, इसेंट्रिसिटी इज 100, तो कितना हो गया, 10 की पावर 4 और 2 6, 10 की पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट तो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए my/i को हम m को z कर दें, जिससे हमें y का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो इसे m/z कर दें। अब m की वैल्यू 10 की पावर 6 है, और z आपको कहां से मिल जाएगा, डाटा बुक से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए डाटा बुक एक बार शेयर कर देते हैं आपको, तभी ठीक से समझ में आ जाएगा। तो मैं जरा ऐसे स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और एक बार मैं जो है डाटा बुक शेयर करता हूँ आपसे। मशीन डिजाइन डाटा बुक बाय भंडारी। ठीक है, कौन से पेज पर था जरा बताइए, आइडिया। हाँ, पेज फाइंड कर सकते हैं क्या, बताओ। शेयर कर देता हूँ। 8 पॉइंट कुछ। मशीन डिजाइन डाटा बुक भंडारी
आप बताइए, आपको स्क्रीन पे डाटा बुक दिखाई दे रही है? मशीन डिजाइन डाटा बुक यस सर, यस सर। विजिबल है। तो अब इसमें पेज नंबर कितना था, जरा आइडिया कोई? वेल्डेड जॉइंट का पेज नंबर कितना था? साठ से पहले ही था ना? बस मिल गया, यहीं पर था, है ना? 8 हाँ, बस ये रिवेट से पहले था, जस्ट अभी आ जाएगा। ये रिवेट्स आ गए, रिवेट से पहले ही था, है ना? यस, ये आ गया वेल्डिंग। ठीक है, तो अब मुझे इसमें कौन सी टेबल देखनी है? मुझे देखनी है सेक्शन मॉडुलस की टेबल, है ना? तो देखो, ये तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की टेबल है 8.19, जिसका हमने कल यूज किया था, है ना? तो इसको तो छोड़ देते हैं, हमें यूज करनी है कौन सी टेबल? यहाँ से स्टार्ट है ना? तो हमें यूज करनी है, और ऊपर देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, नीचे ही मिलेगा, है ना? तो सेक्शन मॉडुलस की टेबल पे ध्यान देना है हमें, जिसमें जेड डब्ल्यू गिवन होगा। तो चलिए वन बाय वन पहुंचते हैं आगे। इसेंट्रिक लोडिंग इन द प्लेन ऑफ द वेल्ड, है ना? इसमें तो हमको पोलर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पोलर मूवमेंट की कहानी है। ऊपर ही चलते हैं, पूरा देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये आ गए डायग्राम, है ना? क्या लिखा हुआ है? जे डब्ल्यू। जे डब्ल्यू मतलब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? ये तो हमने कल देखा था। तो इस टेबल को तो जब यूज करेंगे जब हमें पोलर की जरूरत होगी। 8.8 टेबल जो है वो पोलर के लिए रिक्वायर्ड है ना? अब आते हैं इससे ऊपर, जेड डब्ल्यू, ये आ गया सेक्शन मॉडुलस जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो जब सर्कुलर ज्योमेट्री होगी तब हम इस वाले फिगर का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। ठीक है, आई सेक्शन में ऐसा यूज कर लेंगे। चारों तरफ वेल्ड होगा तो ये फॉर्मूला होगा, 3 साइड वेल्डिंग में ये होगा, सी शेप में ये होगा, एल शेप में ये होगा, डबल पैरेलल में ये होगा। हमारी ज्योमेट्री इससे मैच खाती है क्या, बताओ? हमारा जो क्वेश्चन था वो किससे मैच खा रहा है, बताओ? इससे मैच खा रहा है वर्टिकल वाले से या हॉरिजॉन्टल वाले से? सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो इससे मैच खा रही है ना? इस वाली फिगर से मैच खा रही है। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन मॉडुलस कितना है? जेड डब्ल्यू इक्वल टू बी डी। हमारा सिंपल फॉर्मूला है बी डी। अब बी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी है और डी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी है वो हम अभी देख लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में आपको ये भी देखना है कि क्या इसमें थ्रोट से भी मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी बॉटम में देखिए कुछ इसकी समरी दी होगी। यस, फॉर पैरेलल लोडिंग 0.707 h से मल्टीप्लाई किया गया है जेड डब्ल्यू को, m अपॉन समथिंग, ये देखो। तो 0.707 h क्या होता है हमारा? h बाई रूट टू। h बाई रूट टू मतलब t, तो हमें इसको t से मल्टीप्लाई करना है। तो जेड डब्ल्यू को भी t से मल्टीप्लाई करते हैं, जे डब्ल्यू को भी t से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? बी डी, और बी डी में मल्टीप्लाई होगा t, t मतलब थ्रोट। तो बी डी टी हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, बी डी टी। स्टॉप शेयर कर रहा हूं और वापस पीपीटी पे जा रहा हूं। दिस इज द पीपीटी। यस, विजिबल है। मैं उसी फिगर पे पहुंच रहा हूं वापस, जहां पे हम थे, यहाँ पे। तो देखो हमारी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, पहले इसका हम जरा मार्कर सही कर लें। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सिग्मा बी मुझे निकालना था, m बाई जेड होता है। m की वैल्यू 10 की पावर 6 आ गई थी, और z हमारा फॉर्मूला है बी डी टी। ठीक है, z का फॉर्मूला है बी डी टी। b हमारा कितना है देखो, b ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 50, d मतलब वर्टिकल डायमेंशन, दिस वर्टिकल डायमेंशन कितनी है? 100। so it is 50 into 100 into t, so it is 5000 t. so this is 10 की पावर 6 divided by 5000 t. सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 10 की पावर 6 अपॉन 5000, सॉल्व कर दीजिए।
200 आ रहा है मेरा, 200 आ रहा है सर। 200 आ रहा है ना, यस ये हो सर। गया, ये हो गया 200 बटे टी, 200 बटे टी। ये तो सिग्मा बी की वैल्यू हो गई। टॉ1 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, टॉ1 हमारा कितना आया था 100/t, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अंडर रूट सिग्मा b by 2। अब सिग्मा b कितना है 200/t, इसका भी आधा, तो 200/t इसका भी आधा, तो 200/2t हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर, टॉ कितना है 100/t, इसका होल स्क्वायर। और ये वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और परमिसिबल वैल्यू कितनी है हमारे केस में 70 मेगापास्कल, तो इसको हमने 70 के इक्वल कर दिया। बस अब यहां से आपका अननोन निकल जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, टी कितना आ रहा है। हाँ देखो, ये भी 100/t हो गया, ये भी 100/t, ये भी 100/t, तो एक तरह से 100/t इंटू √2 हो गया ये, है ना। 2.02 आ रहा है सर। अच्छा आपने निकाल दिया, वेरी गुड, 2.02 mm। तो h बता दीजिए कितना हो गया, h इक्वल टू t √2 होता है, तो 2.857। हाउ मच 2.857। 2.85, इसको राउंड ऑफ करके 3 mm कर दीजिए, ये आपका h हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो दोनों केस इसेंट्रिक के हैं, एक में प्राइमरी भी शेयर होता है, सेकेंडरी भी शेयर होता है, ठीक है। फिर रिजल्टेंट शेयर हम लॉग पैरेललोग्राम से निकालते हैं पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में एक प्राइमरी शेयर होता है, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस होता है। तो हम रिजल्टेंट शेयर निकालते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी से, और फिर उसको परमिसिबल के इक्वल रख करके हम डायमेंशन निकालते हैं। तो दोनों केस में हल्का सा डिफरेंस है, दोनों केस हमारे अच्छी तरह से हो गए। दोनों में डाटा बुक का यूज है, एक में सेक्शन मॉडुलस का यूज है और एक में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज है। ध्यान रखिए फॉर्मूले में टी से मल्टीप्लाई जरूर करना है ना, टी का मल्टीप्लाई न छूट जाए। सो दिस पार्ट इज ओवर, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, और अन्यथा आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब वो 1 मिनट का टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल मूवमेंट। अब यहाँ पे ये टॉर्क लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो इस टॉर्क की वजह से इस वेल्ड सिस्टम में क्या स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो टॉर्जनल केस है, तो टॉर्जनल केस में क्या फॉर्मूला होता है, MTR/J तो होता है। यस। क्या फॉर्मूला होता है, MTR/J। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस आएगा, है ना। यहाँ पे प्राइमरी शियर कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं, केवल टॉर्क है, ये तो प्योर टॉर्क का केस है। यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं, तो प्राइमरी शियर आएगा ही नहीं, केवल अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस आएगा MTR/J। अब बताओ MT कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा, या फिर कपल होगा, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो MT इंटू डिस्टेंस, है ना। तो MT तो निकल जाएगा बड़े आराम से। R क्या होता है, रेडियस। तो शाफ्ट का डायमीटर यदि दे रखा होगा तो उसकी रेडियस निकालने में क्या प्रॉब्लम है, R इक्वल टू D/2। अब J निकालने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये JW तो डाटा बुक से निकलता है, पहले भी निकाला है, अब भी निकाल लेंगे सेम टेबल, बस ज्योमेट्री मैच कर लेंगे। सर्कुलर वाली ज्योमेट्री मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, तो उस सर्कुलर वाली ज्योमेट्री से JW निकाल लेंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है। तो ये केस कोई अलग से नहीं है। मान लो प्योर टॉर्जन का केस है, तो केवल एक ही फॉर्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल ले लीजिए सिंपल फॉर्मूले से। इस सर्कुलर शाफ्ट 50 मिलीमीटर डायमीटर, तो D की वैल्यू कितनी है 50, तो R कितना हो गया 25, टू द सपोर्ट बाय मींस ऑफ सर्कमफेरेंशियल फिलेट वेल्ड एज शोन इन फिगर। सर्कमफेरेंशियल फिलेट है ये, दिस इज सर्कमफेरेंशियल, इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल मूवमेंट 2500 न्यूटन मीटर। तो देखो MT डायरेक्ट दे रखा है 2500 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, यूनिट चेंज कर दिया मैंने, मीटर की जगह मिलीमीटर। डिटरमिन द साइज ऑफ द वेल्ड, वही H निकालना है। इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड मटेरियल इज 140, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, टॉ इक्वल टू MTR/J, ठीक है। अब MT कहां से मिलेगा, MT तो दे रखा है 2500 इंटू 10⁻³ R क्या होता है D/2, 25 ऑलरेडी गिवन, तो इट इज ऑलरेडी गिवन। ये J कहां से ले लोगे बताओ, डाटा बुक से। डाटा बुक में सर, डाटा बुक में जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में T से मल्टीप्लाई और कर देना, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला याद है
है ना, डाटा बुक का जो भी फॉर्मूला होगा वो शायद 2 पाई RT क्यूब होता है, 2 पाई RT क्यूब। तो बस यहाँ 2 पाई RT क्यूब जो भी फॉर्मूला होगा, R और T पता है, T अननोन है, और इसको रिजल्टेंट के बराबर इक्वल कर दो 140, तो इक्वल टू 140, तो अननोन डायमेंशन T निकल जाएगा, T में √2 से मल्टीप्लाई करके H निकल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। कोई डाउट इसमें? कोई नया केस नहीं है, जस्ट सिंपल MTR/J का केस है, ठीक है। ये पॉइंट होगा। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के टॉपिक को हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाइम आपका OLT का भी हो रहा है। तो आज की टॉपिक में देखो हमने क्या क्या कवर किया है। इसेंट्रिक लोडिंग को प्लेन ऑफ वेल्ड्स में भी डिटेल में देख लिया है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट को कर लिया है, प्योर टॉर्जनल मूवमेंट को कर लिया है। अब केवल एक लास्ट टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग का, और इस टॉपिक फ्लक्चुएटिंग में तो बस वही होता है K, KB, KC, KD होता है ना, लेकिन 5-10 मिनट लगेगा इस टॉपिक में, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छा ये बताओ, क्या मंडे को आपके जो 5 लेक्चर होते हैं मंडे को, है ना,